नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद शास्त्री में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 रसायन विज्ञान में बात चल रही थी चैप्टर नंबर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके विषय में। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हम लोग कि निलंबन के कण किसे कहते हैं या निलंबन क्या होता है। उसके बाद निलंबन के कौन कौन से गुण थे, तो मुख्यतः 4 प्रकार के गुण हम लोग पढ़े थे। और उसके बाद कोलाइड क्या होता है, कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण किस प्रकार मूव करते हैं, किस प्रकार विद्यमान होते हैं। उसके बाद कोलाइड के प्रकार, इतना चीज हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज की जो नई टॉपिक है वो है कोलाइड के गुण। तो जब है आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं, तो देखिए आज का ये जो टॉपिक है वो है कोलाइड के गुण। तो कोलाइड के गुण में सबसे पहले बात करते हैं कि कोलाइड एक प्रकार का या विषमांगी मिश्रण होता है, या कह सकते हैं ये विषमांगी प्रकृति के होते हैं। कौन? हम लोग पढ़े थे निलंबन के कण भी विषमांगी होते हैं ना, पढ़े तक नहीं? निलंबन जो होता है वो विषमांगी मिश्रण होता कि नहीं? उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि कोलाइड के जो गुण हैं वो गुण में पहला है कि यह भी एक प्रकार का क्या है, विषमांगी मिश्रण है। क्या है? विषमांगी मिश्रण है। उसके बाद कोलाइड के गुण में दूसरा है, कोलाइड के कणों का आकार बहुत छोटा होता है। क्या होता है? कोलाइड के कणों का आकार कैसा होता है बच्चों? बहुत छोटा होता है, और इतना छोटा होता है कि इसको हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए एक विशेष प्रकार की सूक्ष्मदर्शी होती है, उसके द्वारा हम कोलाइड के कणों को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं विलयन में। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कोलाइड के गुण में तीसरा, ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। निलंबन के कण में हम लोगों ने देखा कि निलंबन के कण हमको खुली आंख से दिखाई देते हैं और प्रकाश के किरणों को फैला भी सकते थे वो, लेकिन इसमें क्या है, कोलाइड में इसके कण इतने छोटे होते हैं कि हमको खुली आंखों से दिखेंगे नहीं। यह एक विशेष प्रकार के सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखते हैं, और लेकिन ये इतने भी छोटे नहीं होते हैं कि ये प्रकाश के किरणों को ना फैला सके। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश के किरणों को क्या करते हैं, फैला देते हैं। इतना बात समझ में आया? पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्रकाश के किरणों का फैलना ही क्या कहलाता था, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव हम लोग पढ़े थे ना, इसमें जंगल का एग्जांपल दिए थे। ठीक है। अब हम बात करते हैं कोलाइड के गुण के, या कोलाइड का गुण चौथा। ठीक है। इसमें देखिए, जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण क्या करते हैं, तली में बैठ जाते हैं। किसके कणों को शांत छोड़ दिया जाता है? कोलाइड के कण को जब घोल के एकदम शांत छोड़ दिया जाता है तो उसके कण क्या होते हैं, कुछ देर बाद हम देखते हैं उसके कण तली में बैठ जाते हैं और अस्थायी हो जाते हैं। क्या होते हैं? अस्थायी हो जाते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि कोलाइड के गुण। ठीक। तो कोलाइड के कितने गुण? 4 गुण। याद है? कितने गुण? 5 गुण, सॉरी। ठीक। अब हम बात करते हैं मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। क्या? मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, कि किस प्रकार का मिश्रण है और उनके घटक अर्थात विलेय और विलायक को हम किस प्रकार या किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं एक दूसरे से, उसके विषय में चर्चा है। ठीक। तो इसमें देखिए, अवसादन तथा निथारना, छानना, चुंबकीय पृथक्करण, अपकेंद्रीकरण, वाष्पीकरण, क्रिस्टलीकरण, उसके बाद आसवन, और लास्ट में है ऊर्ध्वपातन। ये सब क्या है? मिश्रण के पृथक्करण की विधियां हैं। क्या है बच्चों? मिश्रण के पृथक्करण की विधियां हैं। इन सभी विधि के अलावा और भी विधि है जिससे हम मिश्रण के घटकों को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। नीचे देखिए, कुछ मिश्रण के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, और इन मिश्रण के घटकों को हम किस विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। इसीलिए यहां लिखा है पृथक्करण में प्रयुक्त विधि। वहां पे मिश्रण और यहाँ पे कुछ विधि का नाम दिया गया है कि किस प्रकार के मिश्रण को हम किस विधि से क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, इसके विषय में।
तो सबसे पहले बात करते हैं जल व मृदा का मिश्रण। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? जल व मृदा का मिश्रण। देखिए जल व मृदा, जल में जब हम मिट्टी को घोल देते हैं तो उसको, उसमें से हम जल और मिट्टी को अलग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? ये प्रयोग तो हम लोग अपने घर पे भी किए होंगे, अवश्य किए होंगे, सब लोग किए होंगे, किए हैं नहीं? ठीक, तो इसमें जल व मृदा का जो मिश्रण होता है, इसको हम किस विधि के द्वारा पृथक्करण कर सकते हैं? तो अवसादन, उसके बाद निथारना या छानना। ठीक, इन सब विधि को अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके आगे वाले वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। अभी केवल इतना जान लेते हैं कि किस प्रकार के मिश्रण को किस विधि के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा है लोहे की छीलन तथा सल्फर का मिश्रण। लोहे की छीलन में अगर सल्फर को मिला दिया जाए तो हम दोनों को कैसे क्या करेंगे, अलग करेंगे। तो इसमें चुंबकीय पृथक्करण विधि है ना। चुंबकीय पृथक्करण विधि में चुंबक को इस मिश्रण के पास ले जाएंगे और इसमें लोहे का जो छीलन होगा वो चुंबक में चिपक जाएगा और सल्फर क्या हो जाएगा, अलग। तो सल्फर और लोहे को क्या कर दिए हम लोग, अलग कर दिए। तो ये हो गया चुंबकीय पृथक्करण। बात समझ में आ गया? अब दूसरा, अगला जो मिश्रण है वो है दही से मक्खन। आप लोग सभी लोग देखे होंगे कि दही से किस प्रकार मक्खन को अलग किया जाता है ना। तो गांव में एक उपकरण होता है, ऐसे डंडी जैसा लगा रहेगा और नीचे ऐसे नचौना जैसा लगा रहेगा ना, उसी को ऐसे ऐसे करते हैं, तब जाके दही से क्या होता है, ऊपर मक्खन आ जाता है। मथते हैं ना उसको, तब जाके मक्खन क्या होता है, अलग हो जाता है और उसको ऊपर से क्या करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं। ठीक, तो उस विधि को कहते हैं अपकेंद्रीकरण विधि। क्या कहते हैं बच्चों? अपकेंद्रीकरण विधि। तो समझ में आ गया, दही से मक्खन किस विधि के द्वारा हम निकालेंगे, अपकेंद्रीकरण। किसके विधि के द्वारा? अपकेंद्रीकरण के द्वारा हम निकालेंगे। इसका ये हो गया, इसका ये। ठीक, और उसके बाद जो चौथा है समुद्री जल से नमक। जो हम लोग के घर में जो नमक आता है वो समुद्री जल से ही तो आता है। समुद्र के जल से नमक बनता है और वो नमक हमारे घर तक आता कि नहीं आता है? तो वही है कि समुद्री जल से नमक को हम किस विधि के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये क्या है, वाष्पीकरण या क्रिस्टलीकरण। वाष्पीकरण में क्या होता है, अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया कि एक निश्चित ताप ऐसा होता है, या हम किसी भी द्रव को जब खुले में रख देते हैं तो वो धीरे धीरे वाष्प बनकर वायुमंडल में चला जाता है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पीकरण। और क्रिस्टलीकरण का मतलब होता है कि नमक का क्रिस्टल के रूप में प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, क्रिस्टलीकरण। बात समझ में आ गया बच्चों? ठीक, अब हम अगला बात करते हैं अगले मिश्रण की। तो अगला मिश्रण यही है समुद्री जल से स्वच्छ जल। क्या कि समुद्र के जल से हम स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए कौन सी विधि है? उसके लिए विधि है आसवन विधि। कौन सी विधि भैया? आसवन विधि। आसवन विधि में कैसे समुद्री जल से स्वच्छ जल को कैसे अलग किया जाता है, इसके विषय में आगे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, डिटेल में। बात समझ में आ गया? उसके बाद अगला है मिश्रण में तेल व जल का मिश्रण। तेल व जल के मिश्रण को किस विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं? पृथक्करण कीप की सहायता से। किसकी सहायता से बच्चों? पृथक्करण कीप की सहायता से। जब हम तेल को जल में जब मिला देते हैं तो क्या तेल जल में घुल मिल जाता है? नहीं, तेल जल से हल्का होता है और ये क्या होता है, तेल के ऊपर, जल के ऊपर एक परत बना के वहीं पे पड़ा रहता है ना। जल क्या होता है, भारी होता है, वो तेल के नीचे तली में क्या होता है, बैठा रहता है। तो इसको कैसे हम अलग कर सकते हैं? पृथक्करण कीप की सहायता से। एक कीप लेंगे और एक कीप के द्वारा क्या करेंगे, नीचे नोजल लगा होगा, ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, उसको अलग कर लेंगे। इसके भी विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद मिश्रण में जो लास्ट है वो है आयोडीन एवं रेत का मिश्रण। क्या? आयोडीन एवं रेत के मिश्रण को हम किस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। किस विधि के द्वारा? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए, आप लोग नोट कर लिए होंगे।
देखिए यहां पे एक चीज छूट गया है, कोलाइड के गुण में ये जो पांचवा गुण है, पांचवा, इस गुण की चर्चा हम लोग नहीं किए और आगे बढ़ गए। इसको देख लेते हैं कि कोलाइड के गुण में एक ये भी गुण है कि ये छनन विधि द्वारा मिश्रण से अलग नहीं किया जा सकता। छनन विधि के द्वारा मतलब इसको छान कर अलग नहीं किया जा सकता। किसको? कोलाइड के या कोलाइड को हम छनन विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, परंतु अपकेंद्रीकरण द्वारा, किसके द्वारा? अपकेंद्रीकरण द्वारा इसको हम क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। ठीक, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? कोलाइड के गुण, कोलाइड के गुण में 5 गुण। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मिश्रण के घटकों का पृथक्करण, कि मिश्रण के घटकों का पृथक्करण किन किन विधियों के द्वारा होता है, और यहाँ पे कुछ मिश्रण के नाम हम लोग पढ़े, और उस मिश्रण से उनके घटकों को किस विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं उसके विषय में पढ़े। तो उम्मीद करते हैं ये चीजें आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।